भारत समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरें। दाल मंडी के चौड़ीकरण की जो प्रस्तावित योजना थी, जिसके तहत लगभग 200 भवनों को अधिग्रहित करके जो उस मार्ग को चौड़ा करके काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम रास्ता बनाया जा रहा था, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले या कहें कि एक स्टे ऑर्डर ने उस पर अचानक से तेज रफ्तार में विकास कार्य के लिए ब्रेक लगा दिया है। दरअसल इस मामले को लेके जो मकान तोड़ा जा रहा था, जो लोग इसके जद में आए थे, वो लोग कोर्ट में गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी बातों को सुना नहीं गया है। एक पक्षी कार्रवाई करके जिला प्रशासन, इसमें नगर निगम और पीडब्ल्यूडी संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इसमें लगभग 130 से ऊपर भवन तोड़े जा चुके हैं और कुछ ही भवन अभी तोड़े जाने बाकी थे। इस पे जो है उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया है और स्टे के तहत कहा है कि अगली सुनवाई तक यथा स्थिति को बनाए रखे। यानी जो अगली सुनवाई होती है उसमें नगर निगम को जो नोटिस भेजी गई, जब तक ये दाखिल नहीं करते हैं और उधर से जब तक यानी न्यायालय से कोई फैसला नहीं आता है, तब तक इस कार्य पे रोक लगी रहेगी। हम बता दें कि ये बेनियाबाग से जो रास्ता दाल मंडी का काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ चौक थाने के बगल में खुलता, काफी सकरा था, उसे चौड़ा किया जा रहा था 22 मीटर, ताकि जो इधर से शहर से जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में या मार्केट में जाते हैं, उनके लिए रास्ता जो है वो थोड़ा सहज और सरल हो जाए। इसी पे कार्य चल रहा था और 130 से ऊपर भवने जमींदोज किए जा चुके हैं, लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी काफी दुकानदार थे, वो विवाद करते थे, बार बार अतिरिक्त फोर्स यहाँ लगाई जाती थी। उनका कहना था कि हमें मुआवजा नहीं मिला था। तो कई पक्ष इसमें आमने सामने आ गए थे। जिला प्रशासन का कहना था कि हमने मुआवजा दे दिया है, जिनको मुआवजा मिला है वो भवन अपना छोड़ दिए हैं, और दुकानदार जो कि किराएदार थे वो कहते हैं हमें मिला नहीं। तो कई सारे एंगल थे जिसके कारण जो बीच बीच के विवाद होते थे। बहरहाल लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पे स्थगन आदेश दे दिया गया है। ये स्थगन आदेश अगली सुनवाई तक के लिए है। कानपुर देहात में हाल में हुई पौधरोपण पर मंत्री राकेश सचान ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। राकेश सचान ने हाल में हुए कार्यक्रम में मंच पर अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा है कि जो विधानसभाओं में पौधरोपण किया गया है उनकी जगह की लिस्ट दे दी जाए, जिससे हम चारों विधायक जाकर एक बार उन पौधों का दर्शन कर लें। दरअसल राकेश सचान ने एक कार्यक्रम में कहा कि जिले में 4 विधानसभाएं हैं और चारों विधानसभाओं में 4 बीजेपी के विधायक हैं और लगभग चारों विधानसभाओं में 1-1 करोड़ पौधे लग चुके हैं, जो 4 करोड़ पौधे हो गए। अब ये 4 करोड़ पौधों की डिटेल राकेश सचान ने अधिकारियों से मांगी है और उन्होंने कहा है कि ये अगर डिटेल मिल जाए तो हम एक बार उन जो पौधे हैं लगाए गए हैं उनके एक बार दर्शन करेंगे जाके। इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राकेश सचान की इस बात को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए कहा है। संजय निषाद ने कहा है कि हम जांच कराएंगे, अगर किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है या जो पौधे लगाए गए हैं वो गायब पाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए उन अधिकारियों की नौकरी भी गायब हो जाएगी। राकेश सचान और संजय निषाद की इस प्रतिक्रिया के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और जो वन विभाग है वो लगातार पौधों की जो एंट्री है वो करने शुरू कर दी है। लेकिन हाल में ही बता दें, कानपुर देहात में जो पौधरोपण सालों से की जा रही थी उसमें कई जहां पर पौधरोपण हुआ था, कई जंगलों में जो पौधे लगाए गए हैं वहां पर स्थिति ऐसी है कि पौधे लगाए ही नहीं गए, कि पौधे हैं ही नहीं, क्योंकि मौजूदा स्थिति में पौधे वहां पर मौजूद नहीं हैं। अब बड़ा सवाल है कि जांच होगी, जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद ने कड़ा रुख जताते हुए ये कहा है कि अगर पौधे ना मिले तो अधिकारी नौकरी भूल जाएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर निवेश के नाम पर लूटपाट का सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक सिपाही और एक सीआरपीएफ जवान के ऊपर आरोप लगा है। हालांकि चिन्हट पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है, 2 नामजद हैं जिसमें और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इससे कहीं ना कहीं जो रक्षक हैं उन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें एक चिन्हट कोतवाली का कांस्टेबल भी शामिल है और साथ साथ में एक सीआरपीएफ जवान की भूमिका भी
संदिग्ध तौर पर मानी जा रही है। फिलहाल जो टीमें हैं वो पुलिस की सक्रिय हो गई हैं। जो पीड़ित हैं उन्होंने चिन्हट कोतवाली में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है और एफआईआर में तमाम जो बातें हैं वो सिपाही के ऊपर और सीआरपीएफ जवान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और साथ साथ में कॉल डिटेल्स की जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिर मामले के पीछे की सच्चाई क्या है। फिलहाल जो अभी 4 लोग हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी पुलिस कहीं ना कहीं खंगालने में नजर आ रही है। फिलहाल जो ऐसे जो घटना को अंजाम दिया गया है तो मामला जो है ये आला अधिकारियों की नजर में भी है और लगातार इस मामले में कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम अगर दिया गया तो क्यों दिया गया और आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। फिलहाल जो शुरू की जो जांच पड़ताल है उसमें मालूम चल रहा है कि जो निवेश के नाम पर झांसा दिया गया था, लोगों को बुलाया गया था और जब वो वहां पर पहुंचे तो उनसे बाकायदा लूटपाट की गई और लूटपाट करके उनको बाकायदा गाड़ी में भर के मारपीट करके उनको दूर ले आकर छोड़ दिया गया। अब जो 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं इनसे बाकायदा पूछताछ हो रही है। पूछताछ के बाद पुलिस आगे साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। बिजनौर के मंडावर का रहने वाला फैसल मुंबई में रहकर नाई का काम कर रहा था। वहीं फैसल और सना की प्रेम कहानी मुंबई में शुरू होती है और सना फैसल को दिल दे बैठती है। सना लगातार फैसल से शादी का दबाव बना रही थी जबकि फैसल उसके साथ शादी नहीं करना चाह रहा था। इसी को लेकर फैसल कुछ समय के बाद जो है अभी हाल फिलहाल बकरा ईद के अवसर पर बिजनौर आ गया। सना फैसल के पीछे पीछे 29 मई को बिजनौर पहुंचती है और मंडावर के रहने वाले फैसल के घर पर जा धमकती है और शादी का दबाव बनाती है। दबाव से परेशान फैसल सना को बहला फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठालता है और बिजनौर जिले में घूमने के बहाने फतेहपुर सभा चंदकले गांव में पहुंचता है और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या के बाद फैसल सना के शव को गन्ने के खेत में दफनाकर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद कुछ दिनों के बाद मुंबई चला जाता है। वहीं जब सना के परिजन मुंबई पुलिस के पास पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हैं तो मुंबई पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटती है। वहीं मुंबई पुलिस को सीडीआर और सर्विलांस से पता लगता है कि हत्यारा कोई और नहीं, सना का हत्यारा उसका प्रेमी फैसल है। मुंबई पुलिस मृतका की बहन को लेकर बिजनौर पहुंचती है और बिजनौर के मंडावर से सना के शव को बरामद करती है। बहरहाल मुंबई पुलिस के साथ साथ बिजनौर पुलिस अब इस पूरे मामले में जहां जांच पड़ताल कर रही है तो वहीं सना की लाश मिलने के बाद फैसल मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। नोएडा प्राधिकरण समय समय पे भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित करता रहता है और इस बार कीर्तिमान स्थापित हुआ है मुआवजा घोटाले के रूप में। तकरीबन 117 करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला हुआ। एसआईटी इसकी जांच कर रही थी और 3 अफसर और 3 बिचौलियों तकरीबन 6 लोगों के खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल 2015 में गेंजा तिलप्ताबाद का मुआवजा बांटा गया और यहीं पर खेल किया गया। यहीं के लोग रहने वाले 3 लोग प्राधिकरण के अफसरों से मिले और उन अफसरों से मिलने के बाद एक साजिश रची गई कि किसानों का जो मुआवजा था वो उनका मुआवजा यहाँ से तो उठा और खाते फर्जी खाते खुलाए गए मिले जुले नाम के किसानों के और वो जो मुआवजा था वो पहुँच गया उन खातों में जो बिचौलिया और अधिकारियों का गठजोड़ से जो खाता खुलवाया गया था। दरअसल जब ये खुद खाता खुला उसके बाद से 2021 में इसकी शिकायत होती है और उसमें शिकायत होने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण का एक अफसर फंसता है। थाना 20 में इसकी एफआईआर भी होती है। इसके खिलाफ वो अफसर सुप्रीम कोर्ट जाता है अपनी बात रखने के लिए और कहता है मैं बेकसूर हूँ। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे पेपर देखे, गांव देखे, पैसा देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त
बाकायदा SIT जांच के आदेश दिए। SIT ने जांच शुरू करी, 2025 में इसकी जांच शुरू हुई और जब धीरे धीरे ये जांच बढ़ी तो अब जाकर ये नतीजा आया है कि इसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट, तकरीबन 117 करोड़ रुपए का ये अमाउंट बनता है, जो कि मुआवजा नोएडा विकास प्राधिकरण से उठा और उन खातों में पहुंच गया जिन खातों का इस्तेमाल जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर हैं वो और उनके सहयोगी कर रहे थे। इसमें उस वक्त के जो अधिकारी थे, 2015 में जब ये मुआवजा बांटा गया था, उसमें 3 अधिकारी जो विधि विभाग से जुड़े हुए हैं, नोएडा विकास प्राधिकरण के अन्य विभागों से जुड़े हैं, उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज करी गई हैं। साथ ही 3 उन सहयोगियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करी गई है जो बिचौलिए बन के जो सौदा जिन्होंने कराया था। इसमें एक और बड़ी बात कि SIT ने नॉर्मली जब थाने पे मुकदमा दर्ज होता है तो थाना इस तरह से उसकी जांच होती है, लेकिन SIT ने फेज 1 थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही एक लेटर और लगा दिया है कि जो FIR दर्ज करी गई हैं उस FIR का जो आयोग होगा यानी इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा वो भी SIT का गस्टेड अफसर होगा। फिलहाल कह सकते हैं कहीं ना कहीं SIT को भरोसा नहीं है, जांच प्रभावित, जो FIR की जांच होगी वो प्रभावित हो सकती है। फिलहाल फेज 1 थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया। देखना होगा आने वाले वक्तों में जिन अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने 117 करोड़ की लूट करी है वो कब सलाखों के पीछे जाते हैं और किस तरीके से ये जांच आगे बढ़ती है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे।